नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में। आपका आज की जो क्लास है वो हम कक्षा 12 हिंदी मीडियम जीव विज्ञान जो है उसमें 5वां जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसके बारे में पढ़ेंगे। अब 5वां अध्याय जो सेकेंड यूनिट का पहला पार्ट है उसको हमने शुरू किया था, तो उसके अंदर हम पढ़ रहे थे पादप और जल संबंध। पादपों में जल से संबंधित जो विभिन्न जैविक क्रियाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें विसरण की जो क्रिया होती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद में दूसरी जो घटना या दूसरी जो क्रिया है उसको हम पढ़ेंगे जो कहलाती है पारगम्यता। पहले पारगम्यता जो है उसकी परिभाषा देखें। हालांकि कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उदाहरण वगैरह इसको ध्यान में रखोगे। पारगम्यता का अर्थ होता है कि कोई एक झिल्ली या एक मेम्ब्रेन या एक सतह जो होती है उस सतह से होकर किसी पदार्थ के अणुओं का या तो प्रवेश होना, भीतर की ओर आना, या फिर बाहर की ओर निकलना, यानी आर पार गमन करना पदार्थ के अणुओं का, इस गुण को हम क्या कहते हैं? पारगम्यता कहते हैं। किसी सतह के आर पार आने ना आने की क्षमता जो है वो क्या कहलाती है? पारगम्यता कहलाती है, जिससे होकर पदार्थ के अणु या तो किसी माध्यम के अंदर प्रवेश या किसी तंत्र के अंदर प्रवेश कर सकते हैं या फिर तंत्र से होकर वो बाहर निकल सकते हैं। ये गुण पारगम्यता कहलाएगा। अब इस गुण के आधार पर यदि हम देखें तो ये जो झिल्ली होती है जो दो अलग अलग तंत्र को पृथक करती है, जैसे तंत्र ए और तंत्र बी, इनको पृथक करने वाली ये जो झिल्ली है वो 4 प्रकार की हो सकती है पारगम्यता के आधार पर। एक पहला जो इसका प्रकार होगा वो होगी अपारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली या ऐसी सतह जो है वो अपारगम्य होती है। नाम से जैसे स्पष्ट हो रहा है, इस झिल्ली के आर पार ना तो पदार्थ के अणुओं का प्रवेश हो सकता है ना ही वो बाहर निकल सकते हैं। इसे हम अपारगम्य झिल्ली कहेंगे। और अपारगम्य झिल्ली या अपारगम्य सतह जो है इसका उदाहरण जो है वो कोशिका के अंदर है, यदि हम देखें, क्योंकि हम यहाँ पर जल के अणुओं की पारगम्यता वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए पारगम्य है या नहीं वो हम कोशिका के आधार पर देख रहे हैं। तो कोशिका के अंदर पाई जाने वाली एक जो सतह होती है, जो पत्तियों की सतह पर पाई जाती है, जिसको क्यूटिकल हम कहते हैं, या फिर हिंदी में जिसको कहा जाता है उपत्वचा। तो उपत्वचा जो है वो एक अपारगम्य झिल्ली का उदाहरण होती है। इसके अलावा सुबेरिन वगैरह की जो परत है वो भी क्या होती है? अपारगम्य होती है। कॉर्क जो है वो भी क्या है? एक अपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। दूसरा है पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली जो है उसके आर पार कोई भी तरह के पदार्थ वगैरह जो हैं वो आसानी से आया जा सकते हैं। ऐसी झिल्ली को हम क्या कहेंगे? पारगम्य झिल्ली कहेंगे। अब कौन से पदार्थ आया जा सकते हैं उसके लिए ध्यान में रखें। यहाँ पर हमें बात करेंगे विलयन की। विलयन जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। विलयन बनता है विलेय प्लस विलायक से। तो एक विलायक पदार्थ और एक विलेय पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। जैसे विलायक का मतलब होता है घोलने वाला और विलेय का मतलब होता है घुलने वाला। तो जैसे हम बात करें एक विलयन की, जैसे नमक का हम विलयन बनाएं, तो पानी हमने लिया एक बर्तन में और उसमें नमक को घोल दिया, तो वहाँ पर पानी जो है वो विलायक का काम करेगा और नमक जो है वो विलेय का काम करेगा। या चीनी का विलयन हम बनाते हैं तो चीनी को पानी में घोलते हैं, तो वहाँ पर पानी जो है वो विलायक है और चीनी जो है वो क्या है? विलेय है। तो पानी हो गया विलायक और चीनी हो गई विलेय। अब इस आधार पर देखें तो विलायक का काम जो है वो यहाँ पर कौन करता है? जल। तो यहाँ पर जहाँ भी जल नाम आए या विलायक नाम जल नाम आए तो इसका मतलब वो हम विलायक की बात कर रहे हैं, या विलायक नाम आए तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? जल की। और दूसरी चीज़ जो है वो उसमें घुलने वाले जीव द्रव्य में या दूसरे जल में पाए जाने वाले जो घुले हुए अणु होते हैं वो विलेय का काम करते हैं। जैसे चीनी है, नमक है, या दूसरे तरह के लवण होते हैं वो विलेय का काम करते हैं। अब यहाँ पर पारगम्य झिल्ली जो है वो विलेय और विलायक दोनों तरह के अणुओं के लिए पारगम्य होती है। यानी जल के अणु और जल में घुले हुए जो पदार्थ हैं वो अणु आसानी से आर पार हो सकते हैं, अंदर आ सकते हैं या बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसी झिल्ली जो विलेय और विलायक दोनों के लिए पूर्णतः पारगम्य हो या जिससे होकर विलेय और विलायक दोनों पारगम्यता प्रदर्शित करें वो पारगम्य झिल्ली कहलाती है। और कोशिका, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है वो एक पारगम्य झिल्ली का ही कार्य करती है। इसके बाद में 2 और विशेष प्रकार मिलते हैं झिल्ली के। एक होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली।
अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो हम किसे कहेंगे? ऐसी कोई झिल्ली जो विलायक अणुओं के लिए तो हो पारगम्य, लेकिन विलेय अणुओं के लिए अपारगम्य हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली कहेंगे। तो वह झिल्ली जो विलायक अणुओं को के लिए पारगम्य और विलेय के लिए अपारगम्य हो, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। इसका उदाहरण जो है वो मिलता है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका कला। तो कोशिका कला या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली का ही उदाहरण होती है। और इसके अलावा एक और प्रकार इसका आता है, वो है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली जो है वो चयन करती है कि किस परिस्थिति में विलायक या विलेय के अणुओं का प्रवेश करवाना है और किस में नहीं करवाना। तो स्थिति के अनुसार वो विलेय या विलायक के लिए पारगम्यता दर्शाती है और कई बार स्थिति के अनुसार उसके लिए अपारगम्य होती है। तो वो स्थिति वगैरह का या पदार्थों का चयन करती है, इसको हम कहेंगे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। और कोशिका कला या कोशिका झिल्ली जो है वो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का भी कार्य करती है। तो पारगम्यता के आधार पर झिल्लियां जो हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। एक अपारगम्य झिल्ली, जिससे होकर ना तो विलायक ना विलेय अणुओं का परिवहन होता है। उपत्वचा और कॉर्क, सुबेरिन युक्त कॉर्क कोशिकाएं इसका उदाहरण है। पूर्णतः पारगम्य, जो विलेय विलायक दोनों के लिए पारगम्य हो, इसका उदाहरण है कोशिका भित्ति। अर्धपारगम्य, विलायक के लिए पारगम्य, विलेय के लिए अपारगम्य, वो है कोशिका झिल्ली, इसका उदाहरण हो गया। और चयनात्मक पारगम्य झिल्ली जो विलेय या विलायक का चयन करती है परिस्थिति वगैरह के अनुसार और फिर उसके लिए पारगम्यता दर्शाती है, तो वो कहलाती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। और इसका भी उदाहरण कोशिका झिल्ली या कोशिका कला ही होता है। अब इसके बाद में ये जो पारगम्यता वगैरह की चीज जो है वो हमने पढ़ी। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण क्रिया जो पादप जल संबंध को प्रदर्शित करते हैं उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसके ऊपर ये पूरा पाठ जो है वो आधारित है, और वो क्रिया है परासरण। तो सबसे पहली चीज जो है वो हम देखें, परासरण जो है वो हम कहेंगे किसे? अब परासरण का सीधा सा अर्थ जो है वो क्या होगा? 2 अलग अलग तंत्र हों या 2 अलग अलग माध्यम हों, एक है तंत्र ए और एक है तंत्र बी, और इनके बीच में एक झिल्ली जो है वो लगा दी गई है, या एक झिल्ली जो है वो इनको दोनों तंत्रों को क्या कर रही है? अलग कर रही है। और ये झिल्ली जो है वो कैसी है? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर यदि विलायक के अणु, परासरण जो है वो सीधे सी ध्यान में रखें, परासरण जो है वो केवल किसके लिए काम करता है? विलायक के लिए या फिर जल के लिए, जल के संदर्भ में काम में लिया जाता है। तो विलायक या जल के अणु एक झिल्ली से होकर एक तंत्र से दूसरे तंत्र में आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो वहां पर उसे हम परासरण कहेंगे। और वो झिल्ली जो है उनके दोनों तंत्रों के बीच में जो परिवहन हो रहा है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। और इसमें ये जो विलायक के अणु हैं वो आएंगे या जाएंगे किस ओर से किस ओर? जैसे विसरण में होता है, हर पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। तो इस माध्यम के आधार पर, इसके आधार पर हम देखें तो 3 विशेषताएं आ गई। अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है, तभी परासरण माना जाएगा। और इसमें परासरण जो है वो होगा किसका? जल के अणुओं का। और किस ओर से किस ओर? जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना। अब इस आधार पर यदि हम इसको परिभाषित करें तो परिभाषा यह हो जाएगी कि जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में गमन करना, ये जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। तो जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में गमन करना, इस जैविक प्रक्रिया को हम परासरण कहेंगे। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो कई बार हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं अधिक से कम, यहाँ पर लिख रहे हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। एक विलयन जो है वो हम बनाते हैं, तो विलयन जो है वो विलायक 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, या विलयन में 2 घटक होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। विलायक घोलने वाला, विलेय जो है वो होता है घुलने वाला।
अब यहाँ पर इस आधार पर हम देखें तो सांद्रता वगैरह जो है वो कैसे रहेगी। अब एक विलयन की सांद्रता, यदि हमने शुरुआत में मान लें एक बर्तन में पानी लिया और वो पानी जो है वो किसका काम कर रहा है, ये जल जो है वो किसका काम कर रहा है, विलायक का काम कर रहा है। अब यदि ये शुद्ध अवस्था में है, शुद्ध जल है, तो इसका मतलब केवल इसमें विलायक है, विलय इसमें क्या है, 0 है। अब ऐसी स्थिति में हम उसे विलयन कह ही नहीं सकते। यदि हम मान लें विलयन, तो उस स्थिति में विलयन और विलायक की सांद्रता जो है वो क्या है, एकदम बराबर है। लेकिन अब जब हम इसमें पानी के साथ साथ में कुछ विलेय पदार्थ घोलते हैं, मतलब मान लें इसमें हम शर्करा घोल रहे हैं, तो शर्करा को जब हम इसमें घोलते हैं तो शर्करा विलेय का काम करेगी और शर्करा के अणु जो हैं वो जल के अणु अंदर समाहित हो जाएंगे और इस स्थिति में अब ये शुद्ध विलायक नहीं रहकर क्या बन गया, विलयन बन गया। अब ये जो विलयन बना है, इस विलयन की मात्रा, इस विलयन की जो सांद्रता है, उस विलयन की सांद्रता जो है वो निर्भर करेगी किस पर, विलेय अणुओं की सांद्रता पर। हम इसमें जितना, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन होता है, ये विलयन कितना गाढ़ा होगा, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, सांद्र होगा, और जितना पतला होगा उतनी ही उसकी सांद्रता क्या होगी, कम। अब ये गाढ़ा कब बनेगा, जब हम इसमें चीनी ज्यादा मिलाएंगे या विलेय ज्यादा मिलाएंगे। तो विलेय ज्यादा मिलाने पर विलयन की सांद्रता जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन इस संदर्भ में ध्यान में रखें, एक विलयन जितना ज्यादा गाढ़ा होता है उसमें विलेय की मात्रा उतनी ज्यादा होती है, विलायक की मात्रा उसकी तुलना में उतनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसको एक संदर्भ में देखें, जैसे 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में हमने 100 ग्राम चीनी घोल दी, और एक दूसरा जो विलयन बनाया बी विलयन, उसमें भी हमने 1 लीटर पानी लिया, लेकिन उस 1 लीटर पानी के अंदर हमने चीनी जो है वो मान लें कितनी घोल दी, 500 ग्राम। तो अब सीधी सी बात है, चीनी को पानी में मिलाने पर चाशनी बनती है। कौन सी परिस्थिति में चाशनी जो है वो गाढ़ी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, इस बी कंडीशन में। तो बी परिस्थिति के अंदर सांद्रता जो है, बी परिस्थिति में 2 विलयन है हमारे पास, ए और बी, तो इनमें से कौन सा विलयन ज्यादा गाढ़ा है, ये विलयन बी। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इस विलयन की सांद्रता क्या है, अधिक है, और इस विलयन की सांद्रता जो है वो क्या है, कम है। तो विलयन की सांद्रता यहां पर हो गई। अब इस संदर्भ में यदि हम बात करें तो 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी है, 1 लीटर पानी में 500 ग्राम चीनी है। तो विलेय की मात्रा के आधार पर यदि हम देखें तो अनुपात जो है वो कितना हो गया, इसमें विलायक यानी जल का अनुपात क्या हो गया, कम, इसमें जल का अनुपात जो है वो ज्यादा हो गया। 100 ग्राम पर 1 लीटर है और इसमें 500 ग्राम पर क्या है, 1 लीटर है। अब बराबर ही इसकी सांद्रता, इस विलयन की सांद्रता हमें बराबर करनी पड़ेगी। तो 500 ग्राम चीनी जो है उसके साथ में हमने पानी लेना पड़ेगा, कितना, 5 लीटर। 5 लीटर लेंगे तब जाकर हम ये कह सकेंगे कि दोनों विलयन की सांद्रता जो है वो बराबर है। लेकिन अब इस स्थिति में देखें तो यहाँ पर विलायक की सांद्रता जो है वो कम है। तो इसका मतलब हम सीधा सा कह सकते हैं कि विलयन के संदर्भ में यदि हम बात करें कि कोई एक विलयन जो है उसकी सांद्रता कम है, तो इसका मतलब उसमें विलायक यानी जो घोलने वाला चीज है, यानी कह सकते हैं जल, उसमें जल की सांद्रता जो है वो क्या है, अधिक। कम सांद्रता वाले विलयन में विलायक की सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, ज्यादा गाढ़ा जो घोल होता है, विलयन होता है, उसमें पानी उतना ही क्या होता है, कम होता है, और पतला जो विलयन होता है उसमें पानी की मात्रा उतनी क्या होती है, अधिक। और एक ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता अधिक है, उसमें विलायक की सांद्रता जो है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, अब इस आधार पर देखें तो जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो विलयन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के वाले विलयन की ओर गमन करेंगे। तो विलयन शब्द आ रहा है, विलायक नहीं। यदि यहाँ पर विलायक शब्द आता तो परिभाषा उल्टी हो जाती है। परिभाषा यह बन जाती कि जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना। जल की बात करें या जल की सांद्रता की बात करें तो होगा अधिक से कम सांद्रता की ओर, लेकिन विलयन की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, कम सांद्रता वाले विलयन का मतलब जिसमें जल की सांद्रता अधिक है, और अधिक सांद्रता वाले विलयन का मतलब जिसमें जल की सांद्रता क्या है, कम है। तो इसमें जल की सांद्रता कम है, इसमें जल की सांद्रता क्या है, अधिक। तो बात वही आती है, बस परिभाषा हम विलयन के आधार पर देते हैं किताब वगैरह में, तो उसके अनुसार ही ध्यान में रखें। जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में गमन करना क्या कहलाता है, परासरणे कहलाता है। ठीक है, एक बार इस लाइन को फिर से सुन लें। यदि हम विलयन की बात कर रहे हैं तो जो विलयन कम सांद्रता वाला है
उसमें विलायक या जल के अणुओं की जो सांद्रता है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो विलयन अधिक सांद्र है, जिस विलयन की सांद्रता ज्यादा है, उसमें जल के अणुओं की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इसलिए जल के अणु अपनी अधिक से कम की ओर, या विलयन के आधार पर बात करें तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करेंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, परासरण कहेंगे। अब परासरण को हम प्रदर्शित करें एक प्रयोग वगैरह के द्वारा, तो उल्टा थिसिल कीप प्रयोग जो है वो उसके लिए काम में लिया जाता है। इसके लिए एक नॉर्मल सीधा सा एक्सपेरिमेंट आता है। एक बीकर लेते हैं, उसे बीकर में जल जो है वो भर लेते हैं। अब इसके बाद में एक उल्टा थिसिल कीप लेते हैं। थिसिल कीप एक इस तरह की संरचना आती है जिसमें नीचे नलिकाकार संरचना और ऊपर एक गोल घड़े जैसी संरचना होती है या कीप जैसी संरचना होती है। ये थिसिल कीप कहलाता है। तो एक थिसिल कीप लिया और इसका जो मुंह होता है, उस मुंह के ऊपर हमने चर्म पत्र, गोट ब्लेडर जो होता है, बकरे की आंत से निकलने वाले जो सतह और झिल्ली होती है, उसको बांध दिया, जो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करेगी। तो चर्म पत्र जो है वो एक अर्धपारगम्य झिल्ली के तौर पर हमें यहाँ पर लेते हैं। और फिर इस थिसिल कीप को उल्टा करके इस नली वाले भाग से इसमें सांद्र विलयन जो है वो भर लेते हैं, गाढ़ा विलयन भर देते हैं। अब गाढ़े विलयन का मतलब पानी जिसमें चीनी या नमक वगैरह ज़्यादा मात्रा में मिलाई हुई है, ऐसा विलयन इसमें भर दिया। और फिर इसकी सतह या मुंह जो है वो परचमेंट पेपर से ढका हुआ है, उसके अंदर भर कर छोड़ दिया। अब इस थिसिल कीप को उल्टा करके इसके अंदर रख देते हैं। मान लें शुरुआत में इसमें भरे हुए विलयन का जो स्तर है वो इतना है, कुछ समय तक इसको पड़ा रहने देते हैं। कुछ समय बाद में क्या होगा, इस थिसिल कीप में जो विलयन हमने लिया है, उस विलयन का जो स्तर, शुरुआती जो स्तर था, वो शुरुआती स्तर जो है वो इसमें बढ़ जाएगा। यानी ये शुरुआती स्तर मान लें पहले कितना था, इतना ही था, अब ये इतना हो गया। तो शुरुआती स्तर में वृद्धि हो गई, पहले इतना था अब इतना हो गया। तो ये इतना स्तर जो है वो इसमें बढ़ गया। अब ये इतना स्तर क्यों बढ़ा, उसका कारण यह है कि बीकर में जो जल के अणु थे, वो जल के अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर इस विलयन में आ गए, थिसिल कीप में भरे हुए विलयन से। रास्ता केवल एक था जिसको ढक रखा था हमने चर्म पत्र या अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणु इसमें आए हैं, तभी निश्चित रूप से यह स्तर जो है वो बढ़ सकता है। अब ये जो है वो क्यों आए, क्योंकि बाहर जो यहाँ पर जल भरा हुआ है, शुद्ध जल या कम सांद्र विलयन जिसका गाढ़ापन कम है, और यहाँ पर भरा हुआ है अधिक सांद्र विलयन जिसमें जल के अणुओं की सांद्रता क्या है, कम। इसलिए जल के अणु जो है वो कम सांद्रता वाले विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए अधिक सांद्रता वाले विलयन में आ गए, और इसके कारण से ये जो अधिक सांद्रता वाला विलयन है इसकी मात्रा बढ़ गई और इसका तल जो है वो ऊपर चढ़ गया। इस तरह से ये क्या करता है, परासरण क्रिया को प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं परासरण के प्रकार की। पादपों में या पादप कोशिका के संदर्भ में यदि हम देखें तो परासरण जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है अंतः परासरण और एक होता है बहिः परासरण। तो हमें परासरण के प्रकार जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक या अगला बिंदु अपना आएगा परासरण के प्रकार। अब परासरण के दो प्रकार हैं, एक अंतः परासरण और एक बहिः परासरण। अब ये अंतः और बहिः परासरण क्या है, इनको यदि हम समझें तो उससे पहले एक चीज जो है वो हमें और ध्यान में रखनी होगी। कोशिका और विलयन की जो सापेक्ष सांद्रता है उसके आधार पर विलयन जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो विलयन जो है उनके प्रकार जो है वो ध्यान में रखने जरूरी है। विलयन, अब यहाँ पर हम इसके संदर्भ में बात करेंगे कि एक हमने बर्तन वगैरह ले लिया और उस बर्तन में विलयन जो है वो भरा हुआ है और उसमें एक पादप कोशिका डाल दी। अब ये पादप कोशिका जो इसमें हमने डाली है, इस पादप कोशिका का जो जीवद्रव्य है, इस जीवद्रव्य की भी एक निश्चित सांद्रता है और बाहर जो ये विलयन भरा हुआ है इस विलयन की भी एक निश्चित सांद्रता है। अब यहाँ पर इनकी सांद्रता की यदि हम तुलना करें तो हो सकता है कि जीवद्रव्य और विलयन की सांद्रता जो है वो कैसी हो, बराबर हो। यानी जीवद्रव्य की सांद्रता और विलयन की सांद्रता यदि बराबर है
तो ऐसा जो विलयन है वो कहलाएगा समय परासरी विलयन। विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समपरासरी विलयन, वह विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के जीवद्रव्य की सांद्रता के बराबर होती है या समान होती है, उसे समपरासरी विलयन कहेंगे। दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा अति परासरी विलयन। सीधे से अति का मतलब होता है ज्यादा। ऐसा विलयन जिसमें विलयन की सांद्रता जो है, विलयन सांद्रता अधिक हो और जीवद्रव्य सांद्रता जो है वो क्या हो, कम हो। तो जीवद्रव्य सांद्रता कम रहे, विलयन की सांद्रता अधिक रहे, तो वो परिस्थिति में जो विलयन होता है उसको हम अति परासरी विलयन कहेंगे। यानी यूं कह सकते हैं कि विलयन जो है वो गाढ़ा है, कोशिका जिसमें विलयन में रखी गई है वो विलयन ज्यादा गाढ़ा है और जीवद्रव्य उसकी तुलना में क्या है, पतला है। तो जीवद्रव्य की सांद्रता कम, विलयन की सांद्रता अधिक हो, ऐसा विलयन अति परासरी विलयन कहलाएगा। ये विलयन जिसकी सांद्रता जीवद्रव्य की सांद्रता से अधिक हो, अति परासरी विलयन हो गया। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जीवद्रव्य की सांद्रता जो है वो तो हो अधिक और उसे जिस विलयन में रखा गया है उस विलयन की सांद्रता जो है वो क्या हो, कम। यानी ये परिस्थिति, तो ऐसी स्थिति में जो विलयन बनेगा उसे हम कहेंगे अल्प परासरी विलयन या न्यून परासरी विलयन। तो सीधा सा बात है, विलयन 3 प्रकार के हो गए, समपरासरी, अति परासरी और अल्प परासरी। ये किसके संदर्भ में है, जीवद्रव्य की सांद्रता के संदर्भ में है। जब जीवद्रव्य की सांद्रता से विलयन की सांद्रता की तुलना करें तब ये 3 प्रकार होते हैं। यदि जीवद्रव्य और विलयन की सांद्रता बराबर है तो विलयन है समपरासरी विलयन। यदि जीवद्रव्य की सांद्रता कम है, विलयन की सांद्रता अधिक है तो है अति परासरी विलयन, और जीवद्रव्य की सांद्रता अधिक है, विलयन की सांद्रता कम है तो है अल्प परासरी विलयन। विलयन सांद्रता कम तो अल्प परासरी, अधिक तो अति परासरी, बराबर तो समपरासरी विलयन होगा। अब यहाँ पर हम एक विशेष परिस्थिति जो है उसकी बात करते हैं जिसके आधार पर ये अंतः और बहिपरासरण होते हैं। मान लें हमने एक कोशिका ली और उस कोशिका को हमने रख दिया, उस कोशिका में जीवद्रव्य है, उस कोशिका को हमने एक विलयन में रख दिया और जो विलयन है वो कैसा है, अल्प परासरी है। तो अल्प परासरी विलयन में, या फिर यूं कह सकते हैं कि शुद्ध जल में भी लिख सकते हैं, तो अल्प परासरी विलयन में यदि कोशिका को हमने रखा है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस विलयन की सांद्रता कम, इस विलयन की सांद्रता ज्यादा है और इनके बीच में ये कोशिका झिल्ली है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम कर रही है। तो इस विलयन में जो जल के अणु हैं वो अधिक सांद्रता वाले विलयन, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता की ओर आएंगे। यहाँ जल के अणु ज्यादा हैं क्योंकि ये विलयन पतला है, अल्प परासरी है, तो विलयन सांद्रता कम यानी जल अधिक, तो इसमें जल के अणु अधिक हैं और इसमें जल के अणु जो हैं वो क्या है, कम है तुलनात्मक रूप से। इसलिए जल के अणु जो है वो कोशिका के भीतर प्रवेश करते हैं, इसे हम अंतः परासरण कहते हैं। अंदर आना जल के अणुओं का वो है अंतः परासरण, बाहर निकलना वो है बहिपरासरण। तो अंतः परासरण को समझने के लिए सीधा सा ध्यान में रखें, क्या कंडीशन होगी, जब किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर उस विलयन से जीवद्रव्य में प्रवेश करते हैं या कोशिका के भीतर प्रवेश करते हैं, इस क्रिया को हम अंतः परासरण कहेंगे। और इसके कारण से कोशिका का जो जीवद्रव्य है वो बढ़ेगा और कोशिका फैलने लगेगी, यानी फूलती है, और कोशिका फूलती है तो उसको हम कहते हैं स्फीत अवस्था में आना। तो इससे कोशिका स्फीत अवस्था में आती है। दूसरी बात करें बहिपरासरण की, इसका जस्ट उल्टा, यदि हमने कोशिका को रख दिया एक ऐसे विलयन में जो कैसा है, अति परासरी विलयन है। अब अति परासरी विलयन में रखी है यह कोशिका, तो इसका मतलब इसमें जल के अणु क्या है, कम, और इसमें जल के अणु उसकी तुलना में क्या हो गए, अधिक। तो जल के अणु जो हैं वो इस जीवद्रव्य से निकलकर बाहर विलयन में प्रवेश करेंगे और इसके कारण से जीवद्रव्य की मात्रा इसमें कम होती जाएगी और कोशिका सिकुड़ती जाएगी, यानी स्लथ अवस्था में आ जाएगी। इस क्रिया को हम कहेंगे बहिपरासरण। तो सीधी सी बात हो गई, एकदम आसान सा है। परासरण 2 प्रकार का होता है, अंतः परासरण और बहिपरासरण। जब कोशिका को यदि किसी अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु उस अल्प परासरी विलयन से कोशिका में प्रवेश करते हैं, यह क्रिया अंतः परासरण कहलाती है और इससे कोशिका स्फीत अवस्था में या कोशिका का जीवद्रव्य है वो स्फीत अवस्था में आता है। और बहिपरासरण, जब किसी कोशिका को अति परासरी विलयन में रखा जाता है
तो जल के अणु जीवद्रव्य से निकलकर अतिपराश्रयी विलयन में प्रवेश करते हैं, जिससे कोशिका में जीवद्रव्य की मात्रा घटती है और कोशिका जो है वो स्लथ अवस्था में आती है या फिर सिकुड़ जाती है। तो ये इसके दो प्रकार जो हैं वो हो गए। अब इसके बाद में एक और अंतिम चीज जो है वो ध्यान में रखना है, परासरण का महत्व है। तो परासरण का महत्व जो है वो क्या रहेगा, उसके आधार पर हम देखें तो परासरण कई सारी क्रियाओं में महत्वपूर्ण होता है। जैसे परासरण जो है उसके कारण से क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। तो जल का अवशोषण और फिर जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश होना, जल का अवशोषण करती है। अगले पाठ में हम पढ़ेंगे मूल रोम कोशिका। मूल रोम कोशिका मिट्टी में पाए जाने वाले जल के अणुओं का अवशोषण और फिर उसे अगली कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य ये किसके द्वारा करेगी, परासरण के माध्यम से ही करेगी। तो जल का अवशोषण और फिर उसका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश जो है वो परासरण के द्वारा होता है। इसके अलावा परासरण क्रिया के द्वारा जब कोशिका में जीवद्रव्य सिकुड़ने लगता है तो वो जल को अवशोषित कर लेती है और वापस स्फीत अवस्था में आ जाती है। तो परासरण की क्रिया कोशिका को फुलाए रखने में, उसकी आकृति वगैरह को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा जल को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में या जल को पादप के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाना है तो भी वो किसके माध्यम से होगा, परासरण के माध्यम से। तो परासरण के माध्यम से ही पादप जल को एक भाग से दूसरे भाग में वितरित कर सकते हैं। और इसके अलावा एक जो नई कोशिका बनती है वो अपने आकार में वृद्धि करेगी, यानी उसका जो विकास होगा तो उसके लिए भी उसे जल की आवश्यकता होगी। वो जल भी वो कैसे प्राप्त करेगी, परासरण से। तो एक नई कोशिका जो होती है उसको अपने विकास के लिए परासरण पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसके अलावा जल का ये जो परासरण है वो कुछ विशेष परिस्थितियों में, खास तौर से यदि हम देखें जब सूखा पड़ता है या फिर पाला पड़ता है, जब पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या बाहर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो ऐसी कोशिका में जीवद्रव्य अपने आप को बचाए रखने के लिए परासरण क्रिया जो है वो प्रदर्शित करेगा। तो सूखे या पाले की स्थिति में भी कोशिका को बचाए रखने का कार्य जो है वो कौन करता है, परासरण करता है। तो इस चैप्टर में, इस क्लास में हमने आज जो है वो एक महत्वपूर्ण चीज पढ़ी है, एक महत्वपूर्ण अवधारणा जो है वो पढ़ी है, वो है परासरण क्रिया क्या होती है। सीधा सा है, जल के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करना। ध्यान रखें, शब्द काम में ले रहे हैं विलयन, ये कंफ्यूज करता है, विलायक विलयन। सीधी सी बात है, विलयन की ज्यादा सांद्रता का मतलब है विलायक की सांद्रता कम, और विलयन की कम सांद्रता का मतलब है विलायक की सांद्रता अधिक। और विलायक का काम करता है जल, तो विलायक नाम कहीं भी आए उसका मतलब जल की बात कर रहे हैं। तो जल के अणु या विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अल्प पराश्रयी से अति पराश्रयी में जीवद्रव्य में आ रहे हैं, यहाँ पर अति पराश्रयी विलयन से जीवद्रव्य में आ रहे हैं, जीवद्रव्य से अति पराश्रयी विलयन में आ रहे हैं। तो जल के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं। ये क्रिया परासरण है। इसके दो प्रकार होते हैं, अंतः परासरण, बहिःपरासरण। यदि कोशिका अल्प पराश्रयी विलयन में रखी है तो जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे, यदि कोशिका अति पराश्रयी विलयन में रखी है तो जल के अणु कोशिका से बाहर निकलेंगे। और फिर जीवद्रव्य जो है उसमें यह परासरण क्रिया कैसे महत्वपूर्ण होती है, तो कोशिका का आकार बनाए रखने के लिए, सूखे पाले से बचने के लिए जल का अवशोषण करना, उसको एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना, ये सारी जो क्रियाएं हैं उसमें परासरण का महत्व रहेगा। इसके बाद में एक छोटी सी घटना, जीवद्रव्य कुंचन और जीवद्रव्य विकुंचन जो है इसको, और फिर परासरण क्रिया में उत्पन्न होने वाले जो विभिन्न दाब वगैरह होते हैं उनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों।